दोस्तों, पिछले कई सालों में दुनिया ने ऐसे कई सीरियल किलर्स के बारे में देखा और जाना है जिनके जुर्म करने के तरीकों को जानकर कोई भी बेहद हैरान हो सकता है। इनमें जैक द रीपर, जेफ्रे डैमर, हैरोल्ड शिपमैन और लुइस गारावितो के साथ साथ चार्ल्स शोबराज जैसे कई बड़े और बेहद ही खतरनाक सीरियल किलर्स के नाम शामिल हैं। पर इनका अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा किसी भी खून करने वाले इंसान का होता आया है। इन सबको या तो फांसी की सजा हुई या उम्र कैद। पर दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने न तो केवल 37 लोगों की हत्या की बल्कि पुलिस और सरकार का मजाक बनाकर रख दिया और जिसे अमेरिका की FBI तक पकड़ने में नाकाम रही। दरअसल बात सन 1960 से 1970 के बीच की है, जब ये हत्यारा सैन फ्रांसिस्को में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। इसके जुर्म करने का तरीका तो अलग था ही, साथ ही अपने बारे में दुनिया को बताने का तरीका किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं था। दरअसल जुर्म करने के बाद ये पुलिस और मीडिया को क्रिप्टोग्राम्स का इस्तेमाल करके ओपनली चैलेंज किया करता था ताकि उसका आतंक लोगों के बीच फैल जाए और वो पूरे देश में सबसे मशहूर इंसान बन जाए। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टोग्राम एक तरह का पजल होता है जिसका इस्तेमाल कई बार खुफिया एजेंसीज भी करती हैं। इसमें एक पहेली के तौर पर अपनी बात कही जाती है जिसे सामने वाले को सुलझाकर समझना होता है। 20 दिसंबर सन 1968 में इस आदमी ने अपना पहला जुर्म किया, जिसमें इसने एक कपल जिनका नाम बेटी जेनसन और डेविड फैराडे था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके कुछ ही महीनों के बाद 4 जुलाई सन 1969 को इसने एक और कपल माइकल और एलिजाबेथ को भी बिल्कुल उसी तरह से मार डाला। जब इसने अपना पहला लेटर पुलिस और मीडिया को भेजा था तो उसमें इसने बताया था कि इसे लोगों की जान लेने में जितना मजा आता है उतना इसे किसी और काम को करने में नहीं आता। साथ ही इसने ये भी बताया कि जब ये स्वर्ग में पहुंचेगा तो वहाँ जिस जिस को इसने मारा है वे सब वहाँ इसके गुलाम के रूप में इसकी सेवा करेंगे। इसके बाद तो एक के बाद एक हत्याएं करना और पुलिस और मीडिया को क्रिप्टोग्राम के जरिए अपना संदेश पहुंचाना इसके लिए मानो एक खेल बन गया। दोस्तों, 1 अगस्त सन 1969 को 3 ऐसे ही लेटर्स इसने अलग अलग न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाली एजेंसीज को भेजे, जिनके नाम वेलेजो टाइम्स हेरल्ड, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर थे। उन लेटर्स में इसने डेविड, बेटी, माइकल और एलिजाबेथ की हत्या करने का दावा किया था। सभी लेटर्स में एक 408 सिंबल्स के क्रिप्टोग्राम का 1/3 हिस्सा भी शामिल था, जिसमें कि किलर ने अपने बारे में बताया था। इन लेटर्स में किलर ने ये कहा था कि उसके इस लेटर को अखबार की हेडलाइन बनाकर छापा जाए, नहीं तो उसी हफ्ते वो और भी कई हत्याएं कर देगा। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस 408 सिंबल्स वाले क्रिप्टोग्राम को भी छापा और साथ ही साथ वहां के पुलिस चीफ का एक संदेश भी हत्यारे को दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है कि ये हत्याएं उसी ने की हैं जिसने ये लेटर्स भेजे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें और कुछ सबूत दिखाओ जिससे कि हमें विश्वास हो सके कि इन हत्याओं के पीछे सच में तुम्हारा ही हाथ है। दोस्तों, इसके कुछ ही वक्त के बाद 7 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था, डियर एडिटर, मैं ज़ोडियाक किलर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वो पहला वक्त था जब इस हत्यारे ने अपना नाम दुनिया को बताया था। इस लेटर में इसने पुलिस को कुछ सबूत और कुछ बातें बताई जो कि पुलिस ने उस वक्त तक लोगों को नहीं बताई थी, जैसे कि विक्टिम को कितनी गोलियां मारी गई थी, विक्टिम ने क्या पहन रखा था, और साथ ही साथ उसमें ये बात भी लिखी गई थी कि गोली .38 कैलिबर की रिवॉल्वर से मारी गई है। इससे पुलिस को यह बात समझ आ गई कि हत्या सही में ज़ोडियाक किलर ही कर रहा है। पर 8 अगस्त 1969 को डोनाल्ड एंड हार्डन ने 408 सिंबल्स वाले क्रिप्टोग्राम को क्रैक कर लिया, पर उसमें ज़ोडियाक किलर ने लिखा था, सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका है और कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन उस क्रिप्टोग्राम में उस हत्यारे का असली नाम कहीं नहीं था, जैसा उसने पहले वाले लेटर्स में बताया था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए FBI की पूरी टीम भी इस केस को सुलझाने में लग गई। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कई और हत्याएं करने के बाद ज़ोडियाक किलर के कई और लेटर्स भी सामने आए, जिसमें उसने अलग अलग तरीके से पुलिस और FBI को चैलेंज किया कि वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते।
दोस्तों लगभग 2500 सस्पेक्ट से कई दिनों तक चली पूछताछ और कई इंटरोगेशन टेक्निक्स के बाद जब पुलिस को लगा कि वो इस केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं, तब जोडियाक किलर ने एक और लेटर पुलिस को भेज दिया। उसमें लिखा था कि मुझे आशा है कि आप लोगों को मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजा आ रहा होगा, पर जो भी आप टीवी पर मेरे बारे में दिखा रहे हैं वो सब गलत है और मैं गैस चैम्बर से भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि ये मुझे और भी जल्दी स्वर्ग पहुँचा देगा और मेरे पास अब कई ऐसे नौकर हैं जो वहाँ मेरी सेवा करेंगे, इसलिए मुझे अब मौत का कोई डर नहीं। बाद में कई ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिससे पता चला कि जोडियाक किलर ये सारी हत्याएं 1968 से नहीं बल्कि सन 1963 से करते आ रहा है, क्योंकि सन 1963 के बारबरा मर्डर केस और रिवर साइड मर्डर केस के बाद भी न्यूज एजेंसीज को ऐसे ही लेटर्स मिले थे जिसमें जोडियाक किलर का यूनिक सिंबल भी मौजूद था और ये सिंबल सैन फ्रांसिस्को न्यूज़पेपर एजेंसी को सन 1969 में मिले लेटर से बिल्कुल मेल खाता था। 27 अक्टूबर सन 1970 को पॉल एवेरी, जो कि जोडियाक किलर का केस मीडिया की तरफ से कवर कर रहे थे, उन्हें एक लेटर मिला जिसमें ये लिखा था कि पीकाबू अब तुम्हारी बारी है, और नीचे जेड का सिंबल बने होने की वजह से इस बात को काफी गंभीरता से लिया गया और पुलिस ने पॉल एवेरी को कई दिनों तक सिक्योरिटी भी दी। 1 नवंबर सन 1970 यानी 4 दिनों के बाद पॉल एवेरी को एक और लेटर मिला जिसमें चेरी जो बेट्स के मर्डर में जोडियाक किलर का हाथ होने के सबूत सामने आए। दरअसल 30 अक्टूबर सन 1966 में 18 साल की एक बच्ची जिसका नाम चेरी जो बेट्स था, उसकी उसके कॉलेज लाइब्रेरी के नजदीक रिवर साइड में हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या का ठीक 1 महीने बाद रिवर साइड पुलिस और रिवर साइड प्रेस को एक लेटर मिला था जिसमें जेड सिंबल के साथ बेट्स को मारने की बात कबूली गई थी और उसमें यह भी लिखा गया था कि बेट्स पहली नहीं थी जिसकी हत्या हुई है और न ही वो आखिरी होगी। दोस्तों 22 मार्च सन 1971 को पॉल एवेरी को एक लेटर मिला था जिसमें डोना लास के डिसअपीयरेंस में जोडियाक किलर का हाथ होने की बात लिखी हुई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने इस रिपोर्ट को नकार दिया था और कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। जोडियाक किलर का आखिरी लेटर 29 जनवरी सन 1974 को सामने आया जिसमें उसने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी, जो कि 26 दिसंबर सन 1973 को रिलीज हुई थी, उसके बारे में कहा था कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फिल्म है और नीचे अपने जेड सिंबल के साथ ये लिखा था कि SFPD = 0 और Z = 37, जिसका मतलब सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट जिन्हें केवल नाकामयाबी ही हाथ लगी और जोडियाक किलर जिसने पुलिस को बार बार चैलेंज करके 37 लोगों की जान ले ली। दोस्तों 1970 के दशक में जब पुलिस असली हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी थी तो उन्होंने दावा किया था कि ये काम एक नहीं 2 लोगों का है और ये क्रिप्टोग्राम्स और कुछ नहीं बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का एक जरिया है। हालांकि उस समय के बाद से जोडियाक किलर के हाथों मारे जाने वाले कोई भी इंसान का सबूत न तो सामने आया और न ही अमेरिका की किसी भी प्रेस या मीडिया एजेंसी ने जोडियाक किलर का कोई भी लेटर मिलने का दावा किया। हालांकि बाद में कुछ लेटर्स जोडियाक किलर के नाम से भेजे गए थे, पर न तो उनकी हैंडराइटिंग पहले के लेटर से मेल खाती थी और न ही मौजूदा DNA सैंपल्स पहले की लेटर से मिलते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट, FBI और CIA आज तक जोडियाक किलर को नहीं पकड़ सकी हैं और कई जगहों पर इस केस को क्लोज भी कर दिया गया है। बाद में 2007 में जोडियाक किलर के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम जोडियक है और इसमें रॉबर्ट डाउनी Jr., मार्क रूफेलो और जेक गिलनहॉल जैसे कई बड़े अभिनेता लीड रोल्स में शामिल हैं। अब आज की तारीख में जोडियाक किलर नाम का ये आदमी जिंदा है भी या नहीं ये कह पाना काफी मुश्किल है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।